दोस्तों, इस कहानी का नाम है वसीयत। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। रामलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी जानकी जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है, जानकी जरा चाबी तो देना। जानकी जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 1,000 रुपए चाहिए, जरा दीजिए। तो मेरी तनख्वाह नहीं आई है अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे ही। लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है? क्या इस पर रामलाल जी ठाकाजी हंस देते। जानकी जी हमेशा उन्हें टोक कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु रामलाल जी नहीं मानते थे। अरे जानकी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान बुढ़ापे की चिंता तुम मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। जानकी जी चुप कर जाती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप भी कितने भोले हैं। आज के जमाने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए जानकी जी एक टक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में रामलाल जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशलता के क्रम को भंग कर दिया। जानकी जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। रामलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? रामलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे, मैं राजू को आवाज देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल जानकी जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों को करने के लिए 16 से 17 साल का नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। जानकी जी बोली, और वैसे भी चाय बनाने आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे। श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रामलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगी। कहते हुए रामलाल जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को जानकी जी और रामलाल जी रोज की तरह सर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। जानकी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें रामलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो जानकी जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही रामलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि रामलाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, जिस कारण उनके हालात गंभीर बनी हुई है। सुनते ही जानकी जी ड्रिप उतार कर एक तरफ फेंकते हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे।
और जानकी जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ रामलाल जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। रामलाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर जानकी जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो रामलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते शहर पर निकले थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े हुए थे। जानकी जी खुद को संभाल नहीं सकी। उठे, ना देखिए, आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते जानकी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। जानकी जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। रामलाल जी की चिंता ही जानकी जी को खाई जा रही थी। आंखें बंद किए जानकी जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई। बड़ी माँ आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। जानकी जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला, खाना खा लीजिए। बड़ी माँ जानकी जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर जानकी जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है। इस दुख की घड़ी में इतने में नरस अंदर आई और बोली, जानकी जी आपके पति को होश आ गया है। तभी राजू उन्हें रामलाल जी के पास ले गया। रामलाल जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर जानकी जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर रामलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन रामलाल जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे जानकी जी और रामलाल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। रामलाल जी की दवा पानी सब जानकी जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो जानकी जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किट्टी पार्टी पर नहीं जा पाए, आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। कभी जानकी जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्चा कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो। खर्चे की इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहू है। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब जानकी जी कमरे में आई तो देखा रामलाल जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रामलाल जी जानकी जी को देखकर बोली, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन जानकी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए जानकी जी बोली। राजू जो पास ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, जानकी जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही जानकी जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू वो
तिजोरी के चाबी क्या तुम्हारे पास है? जानकी जी थोड़ा सकुचाती हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयारी खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसी लगी हुई हैं, जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हो। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर जानकी जी हैरानी से उन्हें देखती रह गई। अगले दिन जानकी जी जब सोकर उठी तो देखा रामलाल जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलूं? इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझते क्यों नहीं है, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि यह फालतू के काम करते रह। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी को लेकर जानकी जी अमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ ना बोलना ही उचित समझा। इतने में राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो लेकर आ गया हूँ। जाते हुए जानकी जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। बड़ी माँ मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सिरका हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन जानकी जी और रामलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में जानकी जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोछ कर बड़ा किया था, अब वह भी चल बसी, अब मुझे तो आप दोनों में ही अपने माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रामलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवा कर राजू दवाइयाँ, फल और जरूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गई। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और रामलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज हमने, कहते हुए रामलाल जी ने जानकी जी के साथ केक काटा और जानकी जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बुढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज किए देता हूँ। रामलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं, दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और यह है दीन दयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि ये बेटे और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रामलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। रामलाल जी ने वकील साहब को वसत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ, उस पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा, और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ।
जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे और मेरे पोता पोते के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब रामलाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से कुछ कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपहित शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए, आपके बेटे हम हैं। बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर रामलाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है। मुझे मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बनाए। अब तो दोनों बेटे और बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जानकी जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो माँ। पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं बहुत चक्के हो गई। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ा, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में रामलाल जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।